So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो कुछ भी बातें डिस्कस करी थी डियर स्टूडेंट्स, उनको ही हम आगे करेंगे और कंटिन्यू। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। जो भी चीज़ हम यहाँ सीखते हैं उनको नोट डाउन करेंगे और क्लास में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे की बात सीखने समझने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना पूरा ध्यान सामने जरूर बनाकर रखें। जो भी चीज आपके मन में डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, हमने प्रीवियस क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण के ऊपर बात करी थी। चलिए डायमेंशनल एनालिसिस, प्यारे बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने अब तक पढ़ लिया है कि जो विमाएं होती हैं, है ना, वो हमने बेसिक डायमेंशंस को जो है कवर अप कर लिया है। अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ थोड़ा सा, तो हम बात कर रहे थे भौतिक जगत एवं मापन के ऊपर, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी थी। आपने ये भी डिस्कस करा था कि प्रकृति में मूल 4 बल होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबलतम कौन सा होता है, दुर्बलतम कौन सा होता है। इसके बाद हमने मात्रक एवं मापन के ऊपर बात करी थी, ठीक है। फिर हमने ये बात करी थी कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिर हमने ये बात करी थी कि इनके मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, दोनों के ऊपर बात हमने करी थी। और मैंने आपको काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के विमा और मात्रक बताए थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें हमको क्लियर थी। ये हमने पिछली क्लासेस में किया था। अच्छा, मैंने इसमें जो है आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी, है ना। जैसे कि ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है ना, और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली होगी, है ना। यहाँ तक की बातें कितने बच्चों की समझ में आई हैं, ताकि मैं आगे स्टार्ट कर सकूँ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। बस आप बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आगे की बातें डिस्कस करें तो एक बार अपने हाथ खड़े करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं कुछ एक नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। हम आज बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम आज बात करने जा रहे हैं एरर्स के ऊपर। तो हेडिंग डालेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में, एरर्स इन मेजरमेंट यानी कि मापन में त्रुटियां। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, तो कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज समझ में ना आए वो पूछ लेना। चलिए हेडिंग पुट अप करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझें तो जब कहीं भी हम क्या करते हैं, हम अभी मैंने आपको बताया था कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है यानी कि भौतिक राशि होती है ना। जैसे कि सपोज हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं किसी एक भौतिक राशि का एग्जाम्पल ले लो भाई। हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, है ना, हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की यानी कि मास की। अब आप क्या करेंगे, इस मास का क्या करते हैं हम, भौतिक राशि का क्या करते हैं, मापन करते हैं। मापन मतलब इसको मेजर करते हैं। हम मेजर करने के लिए आपके पास कितने भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो बात हम पहले कर चुके हैं। चाहे तो आप इसे तराजू के ऊपर, बीम बैलेंस के ऊपर, है ना, किसी चीज के ऊपर रख करके कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास उसका द्रव्यमान आप नाप सकते हैं, ठीक। तो मापन किया आपने,
और मापन करने के बाद आपको कोई मान मिला, कोई वैल्यू मिली, है ना। सपोज ये वैल्यू है हमको मिली 6 kg। सपोज ये द्रव्यमान हमको मिला 6 kg, लेकिन इसका जो मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो सपोज 6.12 kg है, 6.12 kg है, या फिर 6.52 kg है सपोज, है ना। वास्तविक मान, रियल वैल्यू जो है सपोज वो है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारा त्रुटि कहलाएगा। ये मापन में त्रुटि है, इसमें एरर है। इसमें एरर कितना है उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम सपोज ये द्रव्यमान को यूज करके, कहाँ कहाँ द्रव्यमान का यूज होता है, सपोज F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण आप निकाल रहे हो, और आपने ये वाला द्रव्यमान रखा, आपने ये वाली वैल्यू रख दी 6 kg। अब आप 6 kg यहाँ पर रखेंगे तो आपका मान अलग आएगा, और अगर आप ये एक्चुअल मान रखेंगे 6.52 kg तो आपका मान अलग आएगा, है ना। वैल्यू अलग अलग आएंगी। ये जो अलग अलग वैल्यू हैं इसमें से एक सही वैल्यू होगी और एक खराब वैल्यू होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज गलत हो, डिपेंड करेगा आपने किस तरीके से उनको मेजर किया है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं मापन में त्रुटियां। होता क्या है कि जब हम कोई मापन, कोई मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें कई कारणों से, कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है वो आपके व्यक्तिगत कारणों से आए, जो आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है या जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है उसने ध्यान से प्रैक्टिकल नहीं करा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो ऑपरेटर्स हैं, जिन यंत्रों की सहायता से वो मापन कर रहा है, उनकी जानकारी नहीं है ढंग से, या फिर उसने शून्यांक त्रुटि कुछ करी हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने जो शुद्धतम मान है उसको रीड करते वक्त हमने कुछ गलत देख लिया। तो इस तरीके से जो हमारे मेजरमेंट में जो हमको बदलाव दिखते हैं, चेंजेस दिखते हैं, उसको कहते हैं हम मापन में त्रुटियां। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हमें समझ में आ गया है कि मापन में त्रुटियां हैं क्या। इसको हम लिखते हैं, मापन में त्रुटियां क्यों आती हैं, लिखेंगे। मापन में त्रुटि को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि जो वास्तविक मान है एवं जो प्रायोगिक मान है मान में जो अंतर रहता है, जो भिन्नता रहती है, या फिर इसको कह लो भिन्नता, जब आ जाती है तो हम कहते हैं कि मापन में त्रुटि आ गई है। ये त्रुटि के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लिखेंगे। त्रुटि के अनेक प्रकार हो सकते हैं। ये सिस्टमैटिक एरर्स भी हो सकती हैं, और ये रैंडम एरर्स भी हो सकती है। ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम के हिसाब से आए, है ना, जिसमें हमने देखा कि हमको नहीं जानकारी है सिस्टम की। जैसे सपोज हमारे पास हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सरल लोलक का, अब हमको नहीं पता है कि यहाँ पर, या फिर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम के नियम को चेक कर रहे हैं हम। अब ओम के नियम को चेक करते वक्त एक बात होती है कि हमको तापमान जो है वो कांस्टेंट रखना होता है, नियत तापमान, है ना। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए ओम के लॉ के लिए। अब क्या किया आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने करंट दौड़ा दी, है ना। आपने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, सारी चीजें मतलब आपने कर दी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अभी। अब क्या होगा, सपोज आपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ये आपने एक बल्ब लगाया, ठीक है, और ये सारी चीजें आपने एमीटर लगाया, ठीक है, यहाँ पर आपने ये बैटरी लगा दी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एक स्विच भी लगा रखा है ना, ये स्विच लगा रखा है। जैसे ही आपने स्विच को ऑन करा, इसमें करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। अब करंट फ्लो होने लगी तो क्या होगा, ये वायर जो है, ये वायर में, ये तार में
करंट, क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या होगा, इसके तापमान में वृद्धि होगी, है ना। ये बात हम जान, अगर जो ये बात नहीं जानता होगा तो उससे त्रुटि आएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको सिस्टमेटिक एरर है। अब वो क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या करेगा, आराम से बिल्कुल पहले स्विच को ऑन करेगा, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति रीडिंग लेगा, फिर वो दूसरी रीडिंग लेगा, फिर मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने स्विच को ऑफ करा नहीं, आराम से वो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं, स्विच ऑन है और 5-10 मिनट तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने तब जा करके स्विच को ऑफ करा। तो होगा क्या, इतनी देर में तापमान चेंज होने की वजह से जो तापमान हमारा कांस्टेंट रखना था वो बदल जाएगा, और उस वजह से जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, वो बिल्कुल 100% सही नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ हमको त्रुटि देखने को मिलेगी। तो ये जो सिस्टमेटिक हो रहा है एरर हो गई, ये इस तरीके से जनरेट हो गए। अब इसको हटाने का क्या तरीका है, इसको हटाने का तरीका ये है कि आपने इसको पढ़ लिया, आपने पहले ओम का लॉ का एक्सपेरिमेंट करने से पहले ओम के लॉ का एक्सपेरिमेंट को ढंग से पढ़ा, समझा, उसके जो उपकरण है उनके बारे में जानकारी ली, ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी ली, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट करा। तो तब आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि क्या बात समझी हमने यहाँ पर, इनको हटाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है, रिमूवेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बात करेंगे रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियों का आपको कारण पता नहीं होते, इनके आपको कारण पता नहीं होते, ये अपने आप हो जाएंगी त्रुटियां, है ना। तो इनको हम रिमूव करने में हमको क्या होता है, इनको हम रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बस हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट करा, हमको लग रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ त्रुटि आ गई है, जबकि हमने सारी चीज़ें ठीक करी, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक बार फिर से सारी चीज़ें चेक करके दोबारा से कर लेंगे एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये रैंडम जो एरर्स होती हैं, इनका हमको कारण पता नहीं होता, तो ये इस तरीके से हमारे जो है एक्सपेरिमेंट में जनरेट हो जाती हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इतनी बातों को नोट डाउन करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं आपको सीधे ही सिखाता हूँ कि आप त्रुटियां जो हैं किस किस प्रकार से आप मेजर कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम अब चलते हैं। अब देखिए, सपोज आपको दो वैल्यूज दी गई है ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा और जो मान आपको मिले, एक्सपेरिमेंट के प्रयोग के जो मान आपको मिले, प्रयोग के यानी एक्सपेरिमेंट जो आपने करा, तो जब आप एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लेते हैं, रीडिंग्स आप लेते हैं, तो सपोज आपको ये 5 वैल्यूज मिली, आपने 5 रीडिंग ली किसी एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, आपने सपोज आप दूरी यानी कोई लेंथ नाप रहे हैं, है ना, लंबाई से संबंधित कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपने सपोज 5 आपने वैल्यूज ली। अभी आप जब जाएंगे लेबोरेटरी में या फिर आप गए होंगे, तो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स का है एक्सपेरिमेंट, है ना, आपके पास स्क्रू वॉच का है ना। तो सपोज इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में आप जो है लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और आपने जो लेंथ मेजर करी है वो सपोज 5.1 सेंटीमीटर, दूसरी बारी में आपकी वैल्यू आई 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी बारी में वैल्यू आई 5.3 सेंटीमीटर, चौथी बारी में वैल्यू आई 5.4 सेंटीमीटर, और पांचवी बार में वैल्यू आई 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आई सपोज। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें हमको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से हम निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है इसे हिंदी में। अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे आप, देखो अलग अलग प्रकार की त्रुटियां होती है, मैं 1 बाय 1 आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा काम करना है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इनका माध्य निकाल लेना है, इनका मीन निकाल लेना है। अब मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, मीन वैल्यू कैसे निकलती है आप जानते हैं, गणित में हमने सीखा है, सारी वैल्यूज को जोड़ देना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन कितना कर देना, अपॉन 5 कर देना। ठीक है, अब पांचों वैल्यूज को जोड़ो जरा,
पांचों वैल्यूज है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.0। ये 5 वैल्यू है, इनको जोड़ करके अपॉन 5। माध्य ऐसी तो निकालते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 26.1 मेरे हिसाब से इतना आ रहा है ना। 5 2 10, ठीक है। और इसके बाद भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इससे आगे की वैल्यू देखेंगे नहीं, देखेंगे हम कैसे देखेंगे। 2 10 और 1 फिर 2 आ रहा है, तो ये वाला 2 हम छोड़ देंगे। ये राउंड ऑफ में हमने देखा, ये कहाँ सीखा है हमने, राउंड ऑफ में। क्यों छोड़ेंगे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही डिजिट होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर, 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो रीडिंग्स है सब में 2-2 सार्थक अंक है। जितने हमारे क्वेश्चन में सार्थक अंक होते हैं उतने ही हमारे आंसर में सार्थक अंक होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि तीसरा नंबर आप निकालोगे नहीं, सपोज वो 6 आ जाता तो फिर इसको 3 लिखना पड़ता हमको, है ना। तो इसीलिए तीसरा नंबर निकालेंगे, देखेंगे अगर 5 से छोटा है तो उसको हटा दो, 5 से बड़ा है तो उसको हटा दो, लेकिन पहले वाले में 1 बढ़ा दो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगी। तो 5.2 सेंटीमीटर इसका माध्य है। आप जरा ध्यान से सुनना, जो ये माध्य आया है ना आपका, यही आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। यही आपकी क्या है, एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि जो शुद्ध मान है ना, जिसको आप वास्तविक मान कह सकते हो, वो यही है। वो कितना है, वो है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो है 5.2 सेंटीमीटर। इतनी बात जरा नोट डाउन करो। अभी हम निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम सबसे पहले शुद्ध मान निकालते हैं। इतनी बात जरा निकालो, इतनी बात नोट डाउन करो पहले। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है। तो इसी तरीके से हमको करने हैं सारे क्वेश्चन इसके, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो एरर्स इन मेजरमेंट, आई होप ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना है इसमें निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम ये वैल्यू ध्यान रखेंगे बस। ये सारा काम हमने किसके लिए करा था, इसके लिए, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते हैं। ये एक्यूरेट वैल्यू तो आप यहाँ साइड में रख दो, इसको बस ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे। अब निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालते हैं, देखो, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला टाइप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स वैल्यू, इसको कंसिडर करना है आपको एक्स, इसको कंसिडर करना है आपको एक्स, और इसको जो शुद्ध मान हमने निकाला है इसको कंसिडर करना है 5.2। अब आपको क्या करना है, त्रुटि जो निकालनी है वो सबसे पहले आप निकालेंगे x1 में, उसको बोलते हैं डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा x4 और डेल्टा x5। 5 ही है ना, डेल्टा x5। क्या फॉर्मूला है, आपको इसको माइनस करना है x बार में से, x बार माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, x बार माइनस x2। ये क्या हो जाएगा, x बार माइनस x3। ये क्या हो जाएगा, x बार माइनस x4। ये क्या हो जाएगा, x बार माइनस x5। अब x बार की वैल्यू मैंने आपको लिखा रखी है यहाँ पर, 5.2 आया, आप नहीं निकाली थी अभी, ठीक है। तो 5.2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 5.1। बस कहानी खत्म। 5.2 में से 5.1 गया तो 0.1 सेंटीमीटर आया। इस तरीके से करना है। अब बाकी केसेस भी आप कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ करेंगे इनको भी, ठीक है। तो x बार कितना हो गया 5.2, x2 कितना है भाई 5.2, ऊपर देखो 0 सेंटीमीटर, 0 आ रहा है इसके लिए, ये देखो ये रहा x2, ठीक है। फिर x बार कितना है, तो x बार है 5.2, फिर से x3 कितना है, तो x3 ये रहा 5.3। 5.2 में से 5.3 जाएगा तो 0.1 नहीं आएगा, माइनस का 0.1 आएगा, है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है, जब छोटे में से बड़ा घटाया जाता है तो माइनस में आंसर आता है। फिर x बार हो गया 5.2 और x4 कितना हो गया 5.4। देखो ये यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आएगा हमारा आंसर 0.2 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का, ठीक है। x बार कितना है भाई 5.2 और x5 कितना है 5.0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी निरपेक्ष त्रुटियां, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हुई भाई, ये वाली, ये सारी क्या हुई हमारी निरपेक्ष त्रुटियां, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए नोट डाउन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा।
ये भी उम्मीद करते हैं अगली क्लास में आप उन्हें और अच्छे तरीके से रिवाइज करके लाएंगे। हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। आप लोग इसको घर में जाकर रिवाइज एक बार जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।